बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है, या ये कहा जाए कि विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। तो दूसरी तरफ कई ऐसे सवाल हैं जो सस्पेंस बने हैं, जो सवाल हैं उनका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा और शायद ना भी मिल पाए। और सवाल तो ये है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरा सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि क्या वाकई नीतीश का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, क्या नीतीश कुमार सत्ता संभालने के लायक और काबिल नहीं रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं और नीतीश कुमार के लगातार जो वीडियो सामने आए हैं, उससे एक बात तो तय है कि नीतीश वाकई उम्र दराज हो चुके हैं और नीतीश को राजनीति से क्या संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे विपक्ष ने जो पूरी ताकत लगाई है चुनाव जीतने के लिए, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात अगर एनडीए का जिक्र कर ले तो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त तहलका मचाए हुए हैं। ऐसा ही नहीं है कि चिराग तेजस्वी से हंसकर बात करते हैं, ऐसी ही नहीं है कि तेजस्वी और चिराग बहुत पहले से अपने लिए एक रास्ता तैयार कर रहे थे, बहुत पहले से चिराग तेजस्वी के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही नहीं, चिराग ने नीतीश से मुलाकात की है। 2020 की तरफ अगर आप देखें तो 2020 में आप एक चीज देखिएगा कि चिराग क्या करते हैं, चिराग एनडीए से अलग होते हैं और चिराग का एनडीए से अलग होना और उस दौरान नीतीश को नुकसान पहुंचाना, नीतीश को झटका अगर लगा 2020 में तो ये चिराग पासवान की वजह से। और ऐसे में ये देखा गया कि जो चिराग पासवान बीते काफी समय से एनडीए का हिस्सा रहने के बावजूद नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहे, चाहे वो बीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया क्रीमी लेयर वाला, उस पर भी चिराग ने अपनी बात रखी, लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी बात रखी। लेकिन तस्वीर कुछ समय पहले से बदली है। चिराग पासवान जो नीतीश पर हमलावर रहते थे, अचानक चिराग ने नीतीश पर हमला करना बंद कर दिया। अचानक चिराग ने नीतीश के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। तो क्या जो दर्द चिराग का है वही नीतीश का है? और चिराग और नीतीश इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंस गए तो पार्टी भी जाएगी, वोट बैंक भी जाएगा और बिहार के अंदर उनका नामो निशान नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी वो अजगर है जो अपने साथ रहने वाली पार्टियों को निगल लेती है। इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि शिंदे को फंसाया और काम निकल गया तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर शिंदे को फेंक दिया। क्या ये अब चिराग समझ गए हैं? क्या यही नीतीश समझ गए हैं? और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष, देखिए आरजेडी की मैं बात कर लेता हूं, यहाँ बात हम कांग्रेस पार्टी की कर लेते हैं, यहाँ उनके साथ की जितनी राजनीतिक पार्टियां उनकी अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो वो जिस तरीके से हाल ही में ममता बनर्जी आती हैं, देखिए तेजस्वी यादव को बेटा हुआ है और हम अपनी इस खबर के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके परिवार में खुशियां आई हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि तेजस्वी यादव को जीत का आशीर्वाद भी ममता ने दिया, बंगाल से आती हैं, तेजस्वी के बेटे से भी, छोटे तेजस्वी के जो बेटे हैं उनसे मुलाकात करती हैं, तेजस्वी से मुलाकात करती हैं और ये कहती हैं कि एक अच्छी खबर है, यानी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जीत रहे हैं, ये जीत की सौगात है। इस तरीके की बातें ममता ने कही हैं और ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी ने एक बड़ा फैसला भी लिया, यानी कि लालू परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया, आरजेडी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। तेज प्रताप का जो कांड निकल कर सामने आया, या तेज प्रताप जो गुल खिला रहे थे, इसका पार्टी पर असर ना पड़े और इस वजह से पार्टी की छवि ना खराब हो, वोट बैंक ना जाए, इसलिए तेज प्रताप को साइड लाइन कर दिया गया। तो ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त बराबरी की टक्कर चल रही है। तेजस्वी इस बार सीएम बनने की पूरी ताकत लगा रहे हैं और बहुत बड़े हद तक लगा चुके हैं। बस
अगर नीतीश और चिराग ने खेल कर दिया तो समझ लीजिए बिहार की तस्वीर पलट जाएगी। और सुप्रिया सुलेत ने नीतीश और मोदी को लेकर क्या कहा? सुप्रिया सुलेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा मेरा मुंह मत खुलवाइए, अगर मेरा मुंह खुल गया तो नीतीश और मोदी का क्या हाल होगा ये वो बेहतर तरीके से जानते हैं। ये नीतीश और मोदी जो खेल रहे हैं ये खेल हमें सब समझ में आता है। और सुप्रिया सुलेत ने किस तरीके से नीतीश मोदी का नाम सुनते तो वो भड़क गई, और भड़कने के साथ उन्होंने कहा ये देखिए, भाजपा के पास आज बिहार में कोई मुद्दा नहीं, ना कोई चेहरा है ना कोई मुद्दा है। और असलियत यह है कि भाजपा जिस तरह की राजनीति और जिस तरह से नीचे से जमीन काट रही है मुख्यमंत्री जी की, वो भी जानते हैं। और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, आप मुझसे बेहतर समझते और जानते हैं क्यों मेरे मुंह से वो कहलवाना चाहते हैं, जिस पर आप लोग प्रेस क्लब में खूब चर्चा कर। बिहार में क्रांति होने को है, ये बार बार कहा जा रहा है, पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना लिया है। और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस के वादे हैं किसी के जुमले नहीं, और इसलिए हम अपने वादों को पूरा करते हैं। कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से, बिहार की बेटियों से, बिहार की मांओं से एक वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये करने की क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में हम सिर्फ आज पटना में ही नहीं, तमाम जिलों में हमारी एआईसीसी की नेत्रियां, हमारी लोकल नेता नेत्रियां इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं, क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। औरत के हाथ में अगर जरा सा भी अतिरिक्त पैसा आता है तो उसको लगता है अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर कैसे पढ़ाऊं, रोटी तरकारी के साथ दाल कैसे खिलाऊं। ये औरत के जननी होने का स्वरूप है। औरत के हाथ में पैसा आएगा, उससे परिवार की बढ़ोतरी भी होगी, बेहतरी भी होगी। और ये हमारा मानना है, ये हमने अपने तमामों राज्यों में करके दिखाया है और अभी उस पर चर्चा करती हूं। तो हमने वादा कर दिया है, सरकार बनेगी, 2500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। अब आप पूछिएगा कि ऐसे तो बहुत वादे करते हैं लोग, लेकिन हमारे वादों में, हमारी गारंटी में और दूसरों के खोखले दावों में अंतर है। मैं आपको बताती हूं कांग्रेस का ब्यौरा महिला सशक्तिकरण के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे। और जब वो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई करती थी तो 25,000 रुपए उसे मिलते थे। जब वो 12वीं में पहुंच जाती थी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा, परिवारों को भी लगता था पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा, और इसलिए दिल्ली का शिक्षा का स्तर बाकी जगहों से कहीं ऊंचा हुआ बच्चियों की शिक्षा के मामले में।
हमारी कर्नाटका की सरकार बनी, हमने वादा किया था कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे और गृह ज्योति योजना लाएंगे। कर्नाटका की हमारी सरकार 2000 रुपए सीधा बैंक खातों में पात्र महिलाओं के डाल रही है, जिससे करीब करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को और उससे ज्यादा परिवारों को फायदा मिल रहा है। हमने शक्ति योजना वहां लॉन्च करी, जिससे बस सेवा फ्री है। हमारी जो फ्री बिजली योजना है, उससे भी महिलाओं को फायदा होता है, क्योंकि जितना महिलाएं बचा पाती हैं पैसा, उतना परिवार के समृद्धि में लगाती हैं। हमारी हिमाचल की सरकार 1500 रुपए की प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को देती है। हमारी तेलंगाना की सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 500 का सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त करती है, जिससे महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के घरेलू बजट में कुछ पैसा बच सके। झारखंड की हमारी सरकार, हमारे घटक दल की सरकार 2500 की आर्थिक सहायता हमने सरकार बनते ही देना शुरू किया। पहले मात्र 1000 रुपए दिया जाता था। हमने चुनाव में वादा किया था, हमारी सरकार बनेगी, हम 2500 रुपए देंगे। और ये कोई महिलाओं को देकर हम बहुत बड़के मने या बहुत बड़े आदमी नहीं बन रहे, ये उनका हक है, ये उन तक पहुंचना चाहिए। ये पात्र महिलाएं जीतों मेहनत करती हैं, घरों को चलाती हैं, समाज में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हो सकता है वो रोज सवेरे 9 से 5 दफ्तर ना जाती हो, लेकिन वो जितनी मेहनत खेत खलिहानों मजदूरी में, परिवार को पालने में, नागरिक बनाने में जुटी रहती है, उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये करनी जरूरी है, क्योंकि महिला को सशक्त करने का डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सशक्त। तो आपने देखा ये पूरी रिपोर्ट, और क्या वाकई नीतीश अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाएंगे तो नीतीश का पूरी तरीके से बिहार के अंदर सिमटना तय है, या तो नीतीश ने अपनी आंखों पर मोदी नाम की पट्टी लगा रखी है, या नीतीश वो चीज नहीं देखना चाह रहे जो उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी लगातार बिहार में जेडीयू को कमजोर कर रही है। नीतीश कैबिनेट में जो बड़े बदलाव होते हैं उसमें बीजेपी के चेहरों को जगह मिलती है, चाहे वो कुर्मी समुदाय से हो, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय से हो, चाहे वो ठाकुर समुदाय से हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि बिहार में जो जेडीयू एक बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी का रोल अब यहाँ तो खत्म हो ही रहा है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अपने पैर पर नीतीश ने कुल्हाड़ी मारी, एनडीए का उन्होंने समर्थन किया, वक्फ बिल का समर्थन किया, दलित जैसे मुद्दों पर चुप रहे, इससे कहीं ना कहीं वोट उनका छटकता जो है वो नजर आ रहा है, और ये वोट बैंक तेजस्वी की तरफ जा रहा है। तो क्या अगर एनडीए के साथ नीतीश बने रहे तो पार्टी भी जाएगी, वोट भी जाएगा, वोट बैंक भी जाएगा, वोटर्स भी चला जाएगा, और क्या जो सपना निशांत का है आरजेडी को, माफ कीजिए, जेडीयू को संभालने का, और जो नीतीश देख रहे हैं कि मेरे बाद तो कोई तो संभाले, यानी कि क्या निशांत का सपना भी अधूरा रह जाएगा। हालांकि निशांत ये साफ कह चुके हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो उनके पिता को सीएम बनाया जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि अगर एनडीए की सरकार बनी और नीतीश सीएम नहीं रहे तो सीएम न बनने की वजह से क्या बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार से दिल्ली आए नीतीश कुमार, दिल्ली के अंदर नीति आयोग की एक बैठक हुई, इस बैठक में तमाम लोग मौजूद थे, विपक्ष के लोग मौजूद थे, लेकिन जेडीयू की तरफ से लल्लन जाते हैं, नीतीश नहीं जाते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि भैया आप तो दिल्ली में हैं और फिर भी आपने मोदी से मुलाकात नहीं की, यानी कि रिश्ते सब कुछ ठीक नहीं बता रहे। और ये भी बता रहे हैं कि नीतीश बड़ा फैसला अगर लेते हैं इस बार तो चिराग उनके साथ हैं। नीतीश और चिराग क्या मिलकर एनडीए का किला ढहा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।